इलेक्ट हुए थे ना एज अ केयर टेकर प्राइम, ठीक है सिलेक्ट हुए थे अच्छा मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मैं नॉमिनेट हुआ था। चलो, तो बलूचिस्तान के लोगों को आपसे सर बहुत तवक्को थी कि आप जो है ना पहली बार एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप आए हैं इतने वक्त में, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेकर आएंगे कि जितने भी रिजर्वेशंस हैं, चाहे पश्तून्स के हैं चाहे बलोचों के हैं, वो सब आप हल करेंगे। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो जो कुचलाक से किला सैफला तक एक डबल रोड बन रहा था वो भी रुक गया है सर। और दूसरा ये जो अफगान रिफ्यूजीज़ का मसला आ गया है सर। आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर। क्वेटा की हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो कारोबार है, जो बिजनेस है सारा, वो अफगान रेफ्यूजीज रन करते हैं। तो अगर ये सख्त और स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन आपने जो स्टार्ट की है सर, इसकी वजह से आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वो पॉपुलेशन जो पहले से ही इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड है और इतने उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या गुजरेगी, और ये जो एक ना वेव है टेररिज्म की, इसको कितना जो है ना इस डिपोर्टेशन और इस सारे मसले से कितनी जो है ना उसको एक ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक ना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, या कोई आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो बलूचिस्तान से हों चाहे वो केपी से हैं, आपने उनको भी जो है ना लिया होगा। एक वो जो पीएम की एक स्पेसिफिक काबीना होती है, वो सबसे इलीट और टॉप लेवल वाले वो डिसीजन लेते हैं सर। तो माय क्वेश्चन टू यू दैट कि आपने इस मसले को कैसे अप्रोच किया? आप क्वेटा में कहाँ से? पश्तून है? ओ सर पश्तून है। पश्तून के पश्तून के सैयद ही हम सर। सैयद है, करबला है। ओ सर। अच्छा वो ये लास्ट क्वेश्चन इससे आ गया। एक तो बार बार मैं ये गुजारिशात कर रहा हूं और करता रहूंगा, तारे मेरा फिलहाल ये काम है। देखिए, मैं जब नॉमिनेट होकर वहां आया, वो नॉमिनेशन मुझे इस बात पे रेजिमेंटल अंदाज में नहीं उबार सकती है कि मैं बाकी सूबों के डेवलपमेंट फंड्स उठाऊं और बलूचिस्तान को दे दूं। ठीक है, मैं ज़िला किला सैफुल्लाह का वज़ीर आज़म तो हूं नहीं, न मैं ज़िला पिशीन का हूं। अगर मुझे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि है इस केस में, मैंने उसको पूरे पैराए में देखना है, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, IMF के प्रोग्राम्स का हमें सामना है, टैक्स देना यहाँ पर गुनाह तस्वुर किया जाता है। लोग मेरे जैसे, आप जैसे, मेरे बड़े, आपके बड़े, हमारे आसपास के लोग, आप ज़रा निगाह दौड़ाएं इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को। मैं कहता हूँ, मुझसे तो बड़े लोग नाराज और सख्त क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कितने अपने घर में और अपने आसपास के लोगों का आपको पता है जो पाकिस्तान में टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? तो आप सिर्फ अपने आप से पूछें, मुझे छोड़ दें, मुझे जवाब नहीं चाहिए, खुद से सिर्फ सवाल करें। टैक्स टू GDP रेशियो चाहिए सबको स्कैंडिनेविया है, जहां पे टैक्स टू GDP रेशियो 92% है। मैंने जब वो कुचलाख की ड्यूल रोड बनानी होगी ना, जब ये 40% पे आ जाएगा ना, मैं उस तरह की 2 रोडें बना दूंगा। टैक्स तो कंट्रीब्यूट कोई करता नहीं है, रोड हर एक मांगता है, अस्पताल हर एक, कहां से मैं रोड बनाऊंगा, कहां से मैं अस्पताल बनाऊंगा? मुझे आप बेहिस साबित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये रिसोर्सेज है, रेवेन्यू जनरेशन तो मैंने आप लोगों से करनी है, आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, वो कोई देता नहीं है। और अगर दें तो उस पर कई किस्म के जो इल्जामात हैं वो अपनी तरफ में हैं। देखिए, दोबारा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हम अफगान रेफ्यूजीज को नहीं निकाल रहे हैं, हम इलीगल्स को निकाल रहे हैं। और इलीगल्स ने अगर उस इकोनॉमी में अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया है, आप जाए ना यूके में और वहां पे मैकडोनल्ड्स में बगैर टैक्स दिए काम करें, वो तो उस पहिए में काम हो रहा है ना, कर सकते हैं आप। फ्रांस में आप किसी रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी को वाइन का ग्लास दे सकते हैं, सामन फिश खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते डियर। आपको टैक्स देना पड़ेगा। व्हेन यू विल बी हैविंग दैट सैलरी, उसका एक पोर्शन फ्रेंच की रियासत को जाएगा, ब्रिटिश रियासत को जाएगा,
یہاں پہ 40 سال سے آپ کے بھی باغ میں کام کر رہے ہیں, میرے بھی باغ میں کام کر رہے ہیں, اور میں نے اس سٹیک ہولڈر سے جو نہ ایگریکلچر ٹیکس دیتا ہے نہ وہاں پہ اس لیبر کا ٹیکس دیتا ہے, لیکن چونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہے, ناراض ہے, وہ مجھے گلے سے بھی پکڑے گا اور کہے گا یہ میں کیا ڈریکونین پالیسیز امپلیمنٹ کر رہا ہوں. میں بہت اچھی طریقے سے بلوچستان اور کے پی کو الحمدللہ جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں. یہ شاید ان بیچاروں کو نہ پتا ہو, میں اور آپ تو ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اپنی حرکتوں کو بھی جانتے ہیں, اپنی اسٹرینگثs کو بھی جانتے ہیں, اپنی ویکنسز کو بھی جانتے ہیں. کیا ٹیررزم میں یہ جو گروہ ہیں ان کی انوالومنٹ نہیں ہوئی ہے؟ ابھی جو پشاور میں مسجد میں پریویس گورنمنٹ کے لاسٹ ڈیز میں ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی تو 150 بندہ شہید ہوا. اس میں جو سوسائڈ بامر تھا اس کے ڈی این اے سے ثابت ہوئے وہ افغانس تھے. یہ نہیں کہ سارے افغان ٹیررسٹ, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, لیکن دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہمارے لیے ایز اے اسٹیٹ پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ سب سے پہلے تمہاری ایز اے پاکستانی اور اس کی ایز اے پاکستانی, پنجابی ہے, کالا ہے, گورا ہے, سفید ہے, پیلا ہے, اس کی پروٹیکشن ہے. جو ایلین ہے, جو ریفیوجی ہے, اس کی پروٹیکشن سیکنڈ فیز میں ہے. مجھے آئین نے پہلے اس کی ذمہ داری دی ہوئی ہے, اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاپولیشن میں جو کہ انلیگل پاپولیشن ہے اس کا ایک حصہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو میں نے کوئی ہو سکتا ہے غلط بقول آپ کے جیسے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں, اور ایلیٹ کے 2-4 لوگوں کو واٹس ایپ کیا, فون شون کیا, انہوں نے بتا دیا, ہم نے پالیسی بنا دی. ہو سکتا ہے یہی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساری انسٹیٹیوشنل انپٹس کے بعد جو تحصیل کی سطح سے لے کے, ضلع کی سطح سے لے کے, ڈویژن کی سطح سے لے کے, سول اداروں سے لے کے, ملٹری اداروں سے لے کے, یہ پور ان انفارمیشن آتی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پھر اس کے نتیجے میں کوئی پالیسی بنتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے اسٹیٹ کرافٹ میں کہ بس بیٹھے بٹھائے جو ہے نا ہم 2-4 کپ کافی کے پی کے کو ڈیسیجن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.